परिवार और समुदाय के प्रति उनके विचार को देखें तो आधुनिक युग में हिंसा का एक और नया रूप है मनुष्य की सबसे बुनियादी सभ्यता और स्वाभाविक रूप से निर्मित संस्था परिवार का व्यापक विघटन। परिवार की संस्था में ही व्यक्ति सबसे अधिक मानवीय होता है। यहीं पर प्रेम, आपसी स्नेह, देखभाल और बदले में कुछ भी मांगे बिना सहयोग जैसे मानवीय मूल्य सामाजिक संपर्क के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के नियमों का परिवार इकाई में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ मानव श्रम का मौद्रिकीकरण नहीं किया जाता है और इसे स्वतंत्र रूप से पेश किया जाता है। अतीत में पारंपरिक समाजों ने परिवार के इस देखभाल करने वाले लोकाचार को पड़ोस और समुदाय तक पर्याप्त हद तक विस्तारित करना सुनिश्चित किया था। दुख की बात है कि आधुनिक समय में यह लोकाचार असंतुलित आर्थिक विकास की ताकतों द्वारा लगातार हमले के अधीन आ गया है। परिवार और समुदायों के तेजी से विघटन ने समाज के परमाणुकीकरण को जन्म दिया है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली को जन्म दिया है। विडंबना यह है कि जिन देशों में पारिवारिक और सामुदायिक मूल्यों का सबसे अधिक क्षरण हुआ है उन्हें विकसित माना जाता है तथा विकासशील और अविकसित देश द्वारा उनका अनुकरण किया जा रहा है। यह पतनशील प्रक्रिया अब केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है, इसे भारत और कुछ हद तक चीन में भी देखा जा सकता है। ये दोनों बड़ी प्राचीन सभ्यताएं हैं जिन्होंने विकास के पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करके उच्च सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हासिल की है। ग्रामीण शहरी विभाजन का बढ़ना, प्रवासी श्रमिकों को उनके परिवार से जबरन अलग करना, शहरी गरीबों की अमानवीय जीवन परिस्थितियां, मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों से बूढ़े माता पिता का अलगाव, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और विकलांगों के लिए शहरी वातावरण की अमानवीय और यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण प्रकृति और एक अमीर अल्पसंख्यक को छोड़कर सभी के लिए रहने की जगह और बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती कमी, क्या यह सभी हिंसा की अभिव्यक्ति नहीं है? तो विचार कीजिए इन बातों पर। स्वास्थ्य सेवा, जो प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता और अविभाज्य अधिकार है, अब इतनी महंगी हो गई है कि अमीर देशों के आम नागरिकों के लिए भी वहन करना संभव नहीं है। क्या यह व्यवस्थागत हिंसा नहीं है? जब बीमार व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण नहीं बल्कि पैसे की कमी के कारण अकेला छोड़ दिया जाता है। और क्या यह व्यवस्थागत हिंसा नहीं है जब वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए असम्मानजनक और खतरनाक रहने और काम करने की स्थिति बीमारी और मृत्यु के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है? पर्यावरण पर उनके विचार देखते हैं तो आर्थिक विकास का यह मूलतः पश्चिमी लेकिन हाल ही में वैश्वीकृत मॉडल भी हिंसा के नए रूपों को जन्म दे रहा है। आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप, बल्कि वास्तव में यह आवश्यक हो गया है, पर्यावरण का सबसे अधिक घातक हमले हुए हैं, जैसा कि मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। प्रकृति की सबसे खूबसूरत और परोपकारी रचनाओं में से एक जंगल को बेखौफ काटा जा रहा है। समुद्र, नदियां और अन्य जल निकाय जहरीले अपशिष्टों से प्रदूषित हो गए हैं, जिससे अनगिनत जलीय जीव मारे गए हैं। हालांकि सौभाग्य से हमने पिछले कुछ दशकों में 2 विश्व युद्ध और 20वीं सदी के दौरान अन्य छोटे संघर्षों के दौरान देखे गए पैमाने पर मनुष्यों की सामूहिक हत्या नहीं देखी है, लेकिन ग्रह पर अन्य प्रजातियों के खिलाफ मनुष्यों की बर्बरता को केवल एक अंतहीन प्रलय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विडंबना तो यह है कि मानव प्रजाति के विकास के लिए अन्य प्रजातियों को नष्ट किया जा रहा है। जब गांधी जीवित थे तब पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास वैश्विक या भारत के एजेंडे में नहीं थे। फिर भी हम देखते हैं कि कैसे वे आर्थिक विकास के पश्चिमी मॉडल के संभावित विनाशकारी परिणामों के बारे में दुनिया को चेतावनी देने में अपने समय से बहुत आगे थे, जो कि अफसोस की बात है कि अब कुछ स्थानीय बदलावों के साथ वैश्विक रूप से उनका यह मॉडल स्वीकृत हो गया है। गांधी से पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि भारत में भी ब्रिटेन जैसी जीवन शैली हो
तो उनका तीखा जवाब था, इस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन को पृथ्वी के आधे संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। भारत जैसे देश को कितने ग्रहों की आवश्यकता होगी। गांधीवादी पर्यावरणवाद उनके अहिंसा के विश्व दृष्टिकोण से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा, यह कहना एक अहंकारी धारणा है कि मनुष्य निचले प्राणियों के स्वामी और मालिक हैं। इसके विपरीत जीवन में महान चीजों से संपन्न होने के कारण वे निचले पशु साम्राज्य के संरक्षक हैं। वे पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों के साथ भी पहचान का एहसास कराना चाहते थे। क्योंकि हम एक ही ईश्वर के वंशज होने का दावा करते हैं और ऐसा होने पर सभी जीवन चाहे जिस भी रूप में दिखाई दे अनिवार्य रूप से उसी के होने चाहिए। यद्यपि पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीकी सफलताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में भारी वृद्धि की है, फिर भी ग्रह के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य के प्रति गांधी की मौलिक चिंता अभी भी वैध है। तो आज भी गांधी का यह विचार प्रासंगिक दिखाई पड़ता है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 2010 में प्रकाशित एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकृति की रीढ़ ही खतरे में है। दुनिया के कशेरुकियों का सबसे व्यापक मूल्यांकन विलुप्ति संकट की पुष्टि करता है, जिसमें 5वीं प्रजातियां खतरे में है। ठीक है, औसतन स्तनपायी पक्षी और उभयचरों की 50 प्रजातियां हर साल विलुप्त होने के करीब पहुंच गई है। स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सबसे महान रचना मानव के द्वारा उसकी अन्य रचनाओं का सबसे बड़ा विध्वंसक निकला। संस्कृति संबंधी विचार देखिए, तो फूहड़ व्यापार की मजबूरियों ने हिंसा को संस्कृति के दायरे में भी ला दिया है। संस्कृति का काम मनुष्य की उच्चतर इंद्रियों को परिष्कृत करना, मानवीय रिश्तों को समृद्ध बनाना और इस तरह आनंद को बढ़ाना है। लेकिन संस्कृति को एक बिक्री योग्य वस्तु में बदलकर मनुष्य को इस वस्तु का उपभोक्ता बनाने के लिए लुभावनकारी परिष्कृत सौंदर्य अनुभव की उनकी क्षमता को खत्म करके और आनंद को तत्काल और फिर भी क्षणभंगुर संतुष्टि में बदलकर सामूहिक मनोरंजन के कारोबार ने केवल अच्छे जीवन का भ्रम पैदा किया है। इससे भी बदतर यह है कि पश्चिम में विशाल मनोरंजन उद्योग, जिसकी नकल भारत और अन्य देशों में पश्चिमीकृत अभिजात वर्ग द्वारा संचालित मनोरंजन व्यवसाय करते हैं, ने दुनिया भर में कला, संस्कृति, साहित्य, भाषाओं, बोलियों और आध्यात्मिक परंपराओं की विविधता पर बड़े पैमाने पर हिंसा की है। हिंसा की इन सभी अभिव्यक्तियों ने आधुनिक समाज में नैतिक शून्यता और अलगाव को पैदा किया है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में कई नए और परिष्कृत तरीकों से अपराध बढ़ रहे हैं, जो अलगाव का ही एक रूप और परिणाम है। आधुनिक दुनिया में हिंसा का एक और रूप है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। औद्योगिकीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक अत्याचार के कारण अलगाव, अकेलापन बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में, जो अलगाव अवसाद और नाखुशी का कारण बन रहा है। माता पिता और बच्चों के बीच संबंध कम होते जा रहे हैं, परिवारों के बीच संबंध कम होते जा रहे हैं। अवैयक्तिक, सामाजिक और कार्य वातावरण में बिखरी हुई जिंदगी, भावनात्मक स्थिरता, अकेलापन, नशीली दवाओं की लत, अवसाद और अन्य मानसिक विकारों का कारण बन रही है। इन सब की वजह से इंसान अपने अतीत के साथ साथ अपने भविष्य से भी अलग थलग पड़ गया है। हम इस ग्रह पर अपने सीमित अस्तित्व के अल्पकालीन विचारों और आकांक्षाओं से ही ग्रस्त होते जा रहे हैं। यहाँ और भी हमें अपने पूर्वजों की अपेक्षाओं या आने वाली पीढ़ियों के प्रति अपने दायित्वों की कोई चिंता नहीं है। इसका नतीजा आधुनिक मनुष्यों में संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी विकार के रूप में सामने आया है। एडवर्ड गोल्डस्मिथ, 1928 में उनका जन्म हुआ, 2009 में वो मर गए। एडवर्ड गोल्डस्मिथ, जो सतत विकास के एक एंग्लो फ्रांसीसी दार्शनिक और विकास के गांधीवादी मॉडल के एक भावुक समर्थक हैं, उन्होंने टिप्पणी किया, यह धारणा कि हम भावी पीढ़ी के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं,
कई लोगों की नज़र में हमारे भयंकर अहंकार और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों की जानबूझकर लूट को उचित ठहराती है, जिसके लिए हमारा समाज इतना प्रतिबद्ध है कि इसे नियंत्रित करने वाले निगमों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अर्थशास्त्र का पुनर्निर्माण। गांधी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अहिंसा की उनकी वकालत सत्य में उनके विश्वास का एक आवश्यक उपोत्पाद है, जो उनके लिए ईश्वर के समान था। अहिंसा या अहिंसा ईश्वर की पूजा करने का सबसे अच्छा, वास्तव में एकमात्र तरीका था। चूंकि उन्होंने विज्ञान को सत्य की खोज का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तरीका माना, इसलिए उन्होंने अहिंसा की अपनी वकालत को अहिंसा का विज्ञान कहा। वे शांति के उन चंद संतों में से एक थे जिन्होंने हिंसा की आर्थिक जड़ों को उजागर किया। उनका अहिंसा का विज्ञान व्यापक था। इसने 3 बुनियादी सवालों को संबोधित किया, जिसने दुनिया भर के विचारशील लोगों के दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले, क्या मनुष्य स्वभाव से ही हिंसक है? अगर हिंसा मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है, तो अहिंसक दुनिया का सपना बस एक अवास्तविक सपना बनकर रह जाएगा। इसके विपरीत, अगर जैसा कि गांधी मानते थे, मनुष्य स्वभाव से हिंसक नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र शांति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। खास तौर पर दुनिया युद्धों और सामूहिक विनाश के हथियारों से कैसे मुक्त हो सकती है। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो अब तक साथी प्राणियों को मारने की मानवीय प्रवृत्ति को कम करने में सहायक रही है, अहिंसा के गुण को बढ़ावा देने का साधन बन सकती है? क्या परमाणु हथियारों के बिना दुनिया की बयानबाजी एक वास्तविकता बन सकती है, और कितनी जल्दी? सभी युगों में शांति प्रेमियों ने तलवारों को हल के फाल में बदलने का सपना देखा है। इस सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय सरकार, विशेष रूप से बड़ी शक्तियों के सैन्य व्यय में भारी कमी की आवश्यकता है, और हमारे सुंदर ग्रह से गरीबी, भूख, बीमारी और बेघरपन को खत्म करने के लिए बचाए गए संसाधनों को मोड़ना होगा। यह कैसे हासिल किया जा सकता है? दूसरा, हम अपने ग्रह की अमूल्य पारिस्थितिकी संपदा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, क्या मनुष्य उस प्राकृतिक पारिस्थितिकी के प्रति अहिंसक बन सकता है जिसका वह अभिन्न अंग है? क्या होमो सेपियंस इस खूबसूरत लेकिन नाजुक ग्रह पर सहवास करने वाली अन्य जीवित प्रजातियों के लिए एक विश्वसनीय ट्रस्टी बन सकता है? परमाणु निरस्त्रीकरण की चुनौती की तरह यह चुनौती भी गांधी के बाद के युग में कहीं अधिक गंभीर हो गई है। वास्तव में सबसे बड़ा काम सबसे पहले उन घावों को भरना है जो मनुष्य ने पहले ही गयावाद, ग्रीक में, माँ पृथ्वी पर पहुंचाए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी निसंदेह उपचार एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को कुछ और भी चाहिए। यह जानने की बुद्धि कि उन्होंने पर्यावरण पर हमला करने का अपराध क्यों किया, पश्चाताप करने की तत्परता, और खुद को और इस ग्रह पर जीवन की अद्भुत जाल को बचाने का ज्ञान है। तीसरा, क्या महिलाएं पुरुषों की तुलना में हमारी दुनिया को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने में सक्षम है? क्या वे स्वाभाविक रूप से पुरुषों की तुलना में शांति और देखभाल के प्रति अधिक प्रवृत्त हैं? गांधी का उत्तर पूरी तरह से सकारात्मक था। चूंकि वे महिलाओं को अधिक दयालु और इसलिए अधिक अहिंसक मानते थे, इसलिए उनका मानना था कि मानवता के लिए अधिक शांति भविष्य बनाने के लिए महिलाओं के नेतृत्व की शक्ति है। यही कारण है कि उन्होंने सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने के सिद्धांत के विपरीत सबसे दयालु व्यक्ति के जीवित रहने को मानव विकास के भविष्य के नियम के रूप में माना। फिर भी चुनौती बनी रही। पितृसत्तात्मकता, धार्मिक सांस्कृतिक हठधर्मिता द्वारा संचालित समाजों में आर्थिक और गैर आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए। गांधी ने नैतिक दिशा निर्देश भी दिए। क्या गांधी का दर्शन इन सवालों के लिए पहले से तैयार जवाब देता है? क्या वह आधुनिक दुनिया की कई बीमारियों को दूर करने के लिए सूत्रबद्ध समाधान प्रदान करता है? नहीं। हालांकि उनके विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इन बीमारियों का स्रोत काफी हद तक मौजूद आर्थिक व्यवस्था में निहित है।
जिसने बदले में दुनिया भर में देशों में राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और यहाँ तक कि धर्म की व्यवस्था को विकृत कर दिया है। यह विचारों और नैतिक दिशा निर्देशों का एक उपयोगी सेट भी प्रदान करता है, जो इनमें से कई बीमारियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। नई दिल्ली में गांधी जी के शांत और हरे भरे अंतिम संस्कार स्थल राजघाट के चारों ओर की दीवारों पर उत्कीर्ण इनमें से कई अच्छी रचनाएं पाई जा सकती है। इनमें से एक है यह सारगर्भिक लेकिन गंभीर सूत्र, जिसे गांधी जी ने स्वयं लिखा था, जिसमें उन्होंने 7 सामाजिक पापों की व्याख्या की थी, जिन्हें वो समाज में सभी प्रकार के हिंसा की जड़ मानते थे। काम के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा, सिद्धांत के बिना राजनीति। गांधी पूंजीवादी अर्थशास्त्र की इस बेतुकी धारणा पर सवाल उठाते हैं कि असमानता और अन्याय अपरिहार्य है। वह एक राष्ट्र में धन के संचलन की तुलना प्राकृतिक शरीर में रक्त के संचलन से करते हैं। इस वैज्ञानिक सादृश्य का उपयोग करते हुए वे बताते हैं कि कैसे अनुचित रूप से स्थापित धन की असमानताएं समाज और उसके सदस्यों, अमीर और गरीब दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ यह दर्ज करना आवश्यक है कि वह न्याय संगत रूप से और अनुचित रूप से स्थापित धन की असमानताओं के बीच अंतर करते हैं। वे न्याय संगत रूप से स्थापित धन को प्राकृतिक मानते हैं। गणित की भाषा का उपयोग करते हुए गांधी जी धन सृजन के नैतिक और अनैतिक तरीकों की व्याख्या करते हैं। अर्जित धन का वास्तविक मूल्य उससे जुड़े नैतिक चिन्ह पर निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे गणितीय राशि का मूल्य उससे जुड़े बीजगणितीय चिन्ह पर निर्भर करता है। वाणिज्यिक धन का कोई भी संचय एक ओर निष्ठावान उद्योगों, प्रगतिशील ऊर्जा और उत्पादक कौशल का सूचक हो सकता है, या दूसरी ओर यह नश्वर विलासिता, निर्दयी अत्याचार, विनाशकारी धोखाधड़ी का सूचक हो सकता है। इसीलिए यह विचार कि धन प्राप्ति के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं, इसके नैतिक स्रोत पर विचार किए बिना शायद सबसे अधिक निरर्थक है, जिसने कभी भी लोगों को उनके दोषों के माध्यम से बहकाया है। बाकी सभी मामलों की तरह गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहिंसा और शांति को बढ़ावा देने के लिए छोटे और कमजोर देशों की तुलना में प्रमुख विश्व शक्तियों पर अधिक जिम्मेवारी डालते हैं, जिसमें अब भारत, चीन के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य समृद्ध देश भी शामिल हैं। महान राष्ट्रों को आत्मा को नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धा में विश्वास करना बंद कर देना चाहिए और अपनी जरूरतों को बढ़ाना चाहिए और इस तरह अपनी भौतिक संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। यह आधुनिक युग में शांति के सबसे बड़े प्रवर्तक को सच्ची श्रद्धांजलि है। लेकिन क्या भारत और अन्य शक्तिशाली देशों के नेता आर्थिक विकास के लिए अपनी नीतियों और रणनीतियों को तैयार करते समय उनके अहिंसा के दर्शन को ध्यान देते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से दर्दनाक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।